Techniques to improve QoS. We try to define QoS in terms of its characteristics. In this section, we discuss some techniques that can be used to improve the quality of service. We briefly discuss 4 common methods: शेड्यूलिंग या जिसको हम स्केड्यूलिंग भी कहते हैं, ट्रैफिक शेपिंग, ठीक है, एडमिशन कंट्रोल एंड रिसोर्स रिजर्वेशन. हम इनका जायज़ा लेंगे लिमिटेड डिस्कशन में. मैं आपको बता चुका हूँ, हम इनमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चलें. मैं फॉर एग्जांपल चलें, मैं आपको शेड्यूलिंग ही दे दूँ. शेड्यूलिंग पे मैं आपको बता दूँ, बुक्स लिखी गई हैं, बुक्स. तो हम अब ये नहीं कर सकते कि हम शेड्यूलिंग पे ही चलें. अब ट्रैफिक शेपिंग पे है, आप देख लें, आपको ट्रैफिक शेपिंग पे बुक्स हैं. मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि अगर हम इनकी डिटेल्स में जाने शुरू कर दें तो हम कभी इनसे निकल नहीं सकते. तो हम इसको शेड्यूलिंग या स्केड्यूलिंग. Packets from different flows arrives at a switch or router for processing. A good scheduling technique treats the different flows in a fair manner. 3 techniques to improve the QoS. देखिए, शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि आप किस तरह से शेड्यूल करते हैं. आप अपने काम को शेड्यूल करते हैं ना, कि मैं दिन के वक्त क्या क्या करूँगा और फिर किस टाइम पे कौन कौन सा करूँगा. तो ये शेड्यूलिंग है, आप अपना शेड्यूल बनाते हैं. तो पैकेट्स फ्रॉम डिफरेंट फ्लोज अराइव एट अ स्विच और अ राउटर फॉर प्रोसेसिंग. यानी पैकेट डिफरेंट फ्लोज का मतलब है कि कई सोर्सेज से आते हैं स्विच के पास या राउटर के पास, ताकि वो प्रोसेस हो. अ गुड शेड्यूलिंग टेक्निक ट्रीट्स द डिफरेंट फ्लोज इन अ फेयर मैनर. देखिए, फेयर मैनर है, इक्वल नहीं है. इक्वल और फेयर के बारे में मैं बात कर चुका हूँ और मैं इसका एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि इक्वल क्या है, फेयर क्या है. ठीक है. 3 techniques to improve QoS are फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो. यानी इसका मैं भी पिछले में भी जिक्र कर चुका हूँ. जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा. ये बेसिकली वो कतार है जो आप बैंक जाते हैं, जो पहले आता है वो पहले लाइन में खड़ा हो जाता है. ठीक है. प्रायोरिटी क्यूइंग. प्रायोरिटी क्यूइंग क्या है? आप प्रायोरिटी सेट कर देते हैं कि ये क्यू जब तक प्रोसेस ना हो दूसरी क्यू पे आप नहीं जा सकते. इसकी भी डिटेल बाद में आएगी और इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. और तीसरा है वेटेड फेयर क्यू. यानी हम बजाय हम किसी एक प्रायोरिटी में क्यू लगा दें, हम क्यूज़ के वेट डिफाइन कर दें. फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि इस लाइन से हम 3 पैकेट्स लेंगे तो इसका मतलब है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. इस लाइन से हम 2 पैकेट्स लेंगे तो उसका मतलब है कि उसकी कम है. तो हम वेटेड फेयर क्यूइंग में क्या है कि हम वेट एलोकेट कर देते हैं हर एक क्यू. फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू. इन फीफो पैकेट वेट इन अ बफर, सो हम क्यू कहते हैं, until the node is ready to process them. If the average rate is higher than the average processing rate, the queue will fill up and new packets will be discarded. A FIFO queue is familiar to those who had to wait for a bus stop at a bus wait for a bus at a bus stop. सिंपल सी बात है, मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी तो मोर और लेस ये भी बस स्टॉप पे ही है. यानी जो पहले आया वो पहले लाइन में खड़ा होगा. ठीक है. और फिर इसमें क्या है, ये दूसरा पॉइंट, इफ़ द एवरेज रेट इज़ हायर देन द एवरेज रेट ऑफ प्रोसेसिंग. इसका मतलब है कि इनकमिंग एवरेज रेट ज़्यादा है उसके मुकाबले में, प्रोसेसिंग रेट के मुकाबले में ज़्यादा है. द क्यू विल फिल अप एंड न्यू पैकेट्स विल बी डिस्कार्डेड. सिंपल सी बात है, जब प्रोसेस नहीं होगा, फॉर एग्जांपल 3 पैकेट्स आ रहे हैं 1 सेकंड में और वहाँ से प्रोसेस होके सिर्फ 1 पैकेट जा रहा है, तो आप देखें कंटिन्यूसली वो 3 आ रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है, तो कतार लंबी से लंबी होती जाएगी. अच्छा देखें, डायग्राम में शो हो रहा है, अराइवल है, फुल है. देखें डायमंड बना हुआ है. अगर फुल हो गई है यानी पैकेट क्यू बफर में जगह नहीं है तो डिस्कार्ड होगा. अगर नहीं है फुल तो वो क्यू में लगता जाएगा. लेकिन क्यू में देखें पैकेट्स आपको शो किए गए हैं, आए हैं, फिर आगे प्रोसेसर लगाया हुआ, यानी जब बारी आए
Priority queuing. In priority queuing, packets are first assigned to a priority class. Each priority class has its own queue. The packet in the highest priority queue are processed first and the packets in the lowest priority queue are processed last. लेकिन ये जो third point है, this is the key point of priority queuing. इसका मतलब ये है कि जब तक पहली क्लास के पैकेट प्रोसेस नहीं होंगे दूसरे क्लास तक ये नहीं जाएगा. द सिस्टम डज नॉट स्टॉप सर्विंग अ क्यू अंटिल इट इज़ एम्प्टी. इसका मतलब ये है कि जब तक उस क्लास की तमाम पैकेट्स ख़त्म ना हो उस वक्त तक दूसरी क्यू पे नहीं जाएगा. ए प्रायोरिटी क्यू कैन प्रोवाइड बेटर QoS दैन FIFO बिकॉज हायर प्रायोरिटी ट्रैफिक सच एज मल्टीमीडिया कैन रीच द डेस्टिनेशन विद लेस डिले. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो अच्छी प्रोवाइड करता है QoS FIFO से, क्योंकि FIFO में फर्स्ट इन है, जो पहले आया उसको पहले सर्व किया जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप हाईएस्ट प्रायोरिटी में आएंगे तो उस जो क्या कहते हैं, जो जिस ऐप को या जिस एप्लीकेशन को ज़रूरत होती है उसको तो मिल जाता है, लेकिन इसमें एक बैंडविड्थ स्टारवेशन आ जाती है. बैंडविड्थ स्टारवेशन क्या है? स्टारवेशन कहत को कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ 5 क्यूज़ हैं. क्यू नंबर 1 की प्रायोरिटी है टॉप, क्यू नंबर 2 की है दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी. अब जब तक पहली क्यू के तमाम पैकेट प्रोसेस नहीं होंगे, मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तमाम पैकेट प्रोसेस नहीं होंगे दूसरी क्यू पे नहीं जाएगा. इसी तरह जब तक दूसरे पैकेट के क्यू के तमाम पैकेट प्रोसेस नहीं होंगे तीसरी क्यू पे नहीं जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जब जो भी क्यू होगी, जो निचली वाली क्यू होगी, उसकी मतलब है कि उसकी चांसेस कम से कम होते जाते हैं. इवन मैं आपको ये बता दूं, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक थी, जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने क्यूज़ निकाली तो वो 1970s की क्यू अभी तक लगी हुई थी. प्रायोरिटी क्यूइंग में का टॉपिक था. तो इसका मतलब ये है कि उस सिस्टम पे ऑलरेडी इतना लोड था या इतने पैकेट्स आ रहे थे कि वो कभी लास्ट क्यू पे पहुंच ही नहीं पा रहा था. तो इसका मतलब है कि वो जो लास्ट क्यू था वो 1970s से कहत में पड़ा हुआ था, उसकी बारी ही नहीं आ रही थी. तो ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें ये भी होता है. ठीक है, देखें ये नीचे डायग्राम में शो है. क्लासीफायर है. क्लासीफायर क्या करता है? प्रायोरिटी क्यूज़ बनाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंड सो ऑन. देखें क्लासीफायर ने क्लासीफाई किया, हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर दूसरी हाईएस्ट, फिर तीसरी हाईएस्ट और चौथी हाईएस्ट. इधर देखें राइट साइड पे आ जाए, प्रोसेसर है. स्विच टर्न्स टू द अदर क्यू व्हेन द करंट वन इज़ एम्प्टी, यानी स्विच दूसरी क्यू पे उस वक्त तक जाएगा weighted fair queuing. In this technique, the packets are still assigned to a different class and admitted to different queues. However, the queues are weighted based on priority of the queues. In higher priority means higher weight. The system processes packets in each queue in round robin fashion with the number of packets selected from each queue based on the corresponding weight. अपोजिट टू द प्रायोरिटी क्यूइंग, वेटेड फेयर क्यू में क्या है, हम वेट असाइन कर देते हैं. देखिए अब डायग्राम में आपको क्लियरली शो हुआ है कि देखिए अराइवल है, फिर वही क्लासीफायर लगा हुआ है. देखें टॉप में देखें वेट 3 है. वेट 3 का मतलब ये है कि जब भी देखें ये प्रोसेसर जो लगा हुआ है, गोल्ड टर्न जो क्लॉक है, ये जब भी यहाँ पे आएगा तो यहाँ से 3 पैकेट निकालेगा, 3 पैकेट्स. ठीक है, फिर दूसरे पे आएगा. देखिए दूसरे की वेट क्या है, 2 है. इसका मतलब है कि इसकी प्रायोरिटी दूसरे नंबर पर है, इसके 2 पैकेट निकालेगा. यहाँ पे तीसरे पे क्या है, 1 है. इसका मतलब है कि जब भी यहाँ पे आएगा एक ही पैकेट निकालेगा. तो इसका मतलब है कि जब राउंड रॉबिन फैशन पे घूमेगा तो जो सबसे टॉप पे है उसके 3 पैकेट सर्विस होंगे, जो दूसरे पे है उसके 2 पैकेट सर्व होंगे, जो तीसरे पे है उसका 1 पैकेट ही सर्व होगा. तो इसका मतलब है कि ये पूरा चक्कर लगाएगा तो जो टॉप प्रायोरिटी वाला है उसके 3 ही पैकेट सर्व होंगे, दूसरे पे जो दूसरी है उसके 2 पैकेट सर्व होंगे और तीसरे पे उसका 1 पैकेट सर्व होगा, यानी एक राउंड क्लॉक में.
The turning switch selects 3 packets from the first queue, then 2 packets from the second queue and then 1 packet from the third queue. यानी हमने प्रायोरिटी सेट की हुई है, अपोजिट टू द जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था प्रायोरिटी क्यू. इसमें क्या था कि जब तक वो traffic shaping. Traffic shaping is mechanism to control the amount and the rate of traffic sent to the network. ट्रैफिक शेपिंग यानी हम ट्रैफिक को शेप करते हैं. शेप का मतलब है कि उसको इस तरह से ना ज़्यादा हद से बढ़ने देते हैं ना बर्स्ट क्रिएट करने देते हैं. हम बर्स्ट का आप ज़्यादा जिक्र वो पिछली स्लाइड में मैं कर चुका हूँ कि बर्स्ट क्या है. जब आपका पीक डेटा रेट जितने पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा उसको हम बर्स्ट कहते हैं. और मैंने साथ ये भी कहा था बर्स्टी ट्रैफिक इज़ द मेन रीज़न फॉर नेटवर्क कंजेशन और नेटवर्क चोकिंग. सो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रैफिक शेपिंग करते हैं. इसके लिए हम 2 टेक्निक्स यूज़ करते हैं. Leaky bucket. If a bucket has a small hole at the bottom, the water leaks at a constant rate as long as there is water in the bucket. The rate at which water leaks does not depend on the rate at which the water is input to the bucket unless the bucket is empty. Input rate can vary बट द आउटपुट रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. बिल्कुल देखिए सिंपल है मैकेनिज्म है इसका. लीकी बकेट देखें सिंपल सी बात है. आप किसी एक बाल्टी में सुराख कर दें तो जब तक बाल्टी में पानी होगा इससे कत्ते नज़र के ऊपर से आप कितना भी पानी फेंकें लेकिन नीचे उस होल से एक फिक्स रेट से वो पानी टपकेगा. ठीक है, एज लॉन्ग एज जब तक बकेट में यानी बाल्टी में पानी होगा. लेकिन ये ज़रूरी है कि पानी में बाल्टी में पानी होना चाहिए. ठीक है, तो वो ये अराइवल रेट जो आप पानी डाल रहे हैं वो उसका आउटपुट रेट जो है लीक हो रहा है इससे इनका दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है. इसका मतलब है कि लीकिंग एक कांस्टेंट रेट से हो रही है जबकि अराइवल रेट वेरी कर रहे हैं. कभी आप टूटी तेज़ कर देते हैं कभी टूटी स्लो कर देते हैं, उसका लीकिंग रेट से कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. सिमिलरली इन नेटवर्किंग दिस टेक्निक कैन स्मूथ आउट बर्स्टी ट्रैफिक. ठीक है, यानी बर्स्टी चंक्स आर स्टोर्ड इन द बकेट एंड सेंड आउट एट एन एवरेज रेट. यही टेक्निक हम यूज़ करते हैं बर्स्टी रेट को स्मूथ आउट यानी फिक्स करने के लिए. यानी इररिस्पेक्टिव आप जितना भी रेट डालेंगे लेकिन क्या होगा जो बर्स्टी चंक होंगे वो आउटपुट पे आप उस तरह से नहीं सेंड करेंगे. यानी एक कांस्टेंट रेट उसको मिल जाएगा. देखिए डायग्राम में भी शो है बर्स्टी फ्लो का. ऊपर से देखिए टूटी से पानी आ रहा है बकेट में पानी जा रहा है और जमा हो रहा है और देखिए नीचे फिक्स फ्लो पे देखिए पानी के कतरे बने हुए हैं. तो इसका मतलब है कि ये कतरों को आप पैकेट्स भी ले सकते हैं या डेटा भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ऊपर से कते नज़र के ऊपर कितने रेट से आ रहा है, नीचे का जो रेट है दैट इज़ फ्लो फिक्स जो बॉटम में शो है बकेट में. इसी तरह डायग्रामेटिकली आपको शो किया गया है. देखें बर्स्टी ट्रैफिक को डील किया गया है. एक बर्स्ट लगा 12 Mbps का फॉर 2 सेकेंड्स. फिर बीच में कुछ नहीं आ रहा था या ठीक है कुछ नहीं आया. ठीक है, फिर 7 to 10 सेकेंड यानी 3 सेकेंड के लिए 2 Mbps का बर्स्ट लगा एक और. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका डेटा कांस्टेंट नहीं है बर्स्टी डेटा आ रहा है. और बर्स्टी डेटा का मतलब ये है कि मैंने आपको पिछले में भी कहा था कि इट इज़ द मेन रीज़न टू मेक कंजेशन इन योर नेटवर्क. अब देखिए अब मेरा नेटवर्क तो इसलिए नहीं डिज़ाइन कि वो 12 Mbps को डील कर सके. तो मैंने इस 12 Mbps को स्मूथ आउट करना है. तो हमने क्या किया ये जो 12 Mbps फॉर 2 सेकेंड जो बना 12 into 2 24 Mbps. ठीक है, ये एक रेट आया. बीच में देखें कुछ भी नहीं है. फिर 2 Mbps हमारे पास 3 सेकेंड के लिए चला. ये 2 3 6 ये 24 + 6 कितना आया
30 Mbps। अब हमने नीचे देखिए, नीचे डायग्राम में फिक्स डेटा रेट, हमने यही चीज़ क्या की, 10 सेकंड के लिए 3 Mbps पे इसको leaky bucket implementation. A FIFO queue holds the packets if the traffic consists of fixed size packets. Fixed size packet की बात हो रही है. The process removes a fixed number of packets from the queue at each tick of the clock. ठीक है, each tick of the clock. If the traffic consists of variable length packets, the fixed output rate must be based on the number of bytes और बिट्स. देखें, एक तो है फिक्स साइज पैकेट की, अगर फिक्स साइज के पैकेट्स हैं तो एक टिक पे एक ही पैकेट रिमूव होगा. ठीक है, अगर सपोज पैकेट की लेंथ फिक्स नहीं है, वेरी कर रहे हैं, एक कुछ कर रहा है और दूसरा कुछ है, तो आप क्या करते हैं, इस मैकेनिज्म को बाइट्स या बिट्स पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, वही चीज़ है एक टिक के साथ. फॉर एग्जांपल डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंटर उसको किस तरह से करता है, 5 बाइट करता है, 5 किलो बाइट करता है, इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन वेरी कर सकता है. लेकिन जहाँ पे फिक्स्ड पैकेट है वहाँ पे आप फिक्स्ड नंबर को ही रिमूव कर सकते हैं. फिक्स पैकेट आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल है इसकी ATM, एसिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड, जिसमें 53 बाइट का सेल होता है, जो नॉर्मली हम उसको पैकेट कहते हैं, लेकिन ATM में उसको हम सेल कहते हैं. उसमें 48 बाइट का पे लोड है जो एक्चुअल डेटा है, और बाकी 5 बाइट्स के हेडर्स हैं जो हमारे यूज़ के नहीं है. तो वैसे एग्जांपल दे रहा था, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है. आपके पास फिक्स साइज़ के पैकेट्स भी हैं, वेरिएबल साइज़ के पैकेट्स भी हैं. ठीक है, अराइवल रेट अगेन वही है, फिगर फुल है तो डिसाइड होगा, अगर फुल है येस है तो डिस्कार्ड करो, अगर नहीं है तो क्यू में लगाते जाओ. देखिए, लीकी बकेट एल्गोरिथम, रिमूव पैकेट एट अ कांस्टेंट रेट. चाहे आप फिक्स पैकेट साइज से करें, चाहे वेरिएबल पैकेट्स से करें, चाहे बाइट है या बिट है. देखिए, बाइट या बिट सेट करेंगे तो एक टिक पे उतने ही करेगा. फॉर एग्जांपल आपने 3 बिट्स किए तो एक टिक पे 3 बिट्स रिमूव करेगा. बाइट्स में किए हैं leaky bucket leaky bucket algorithm shapes bursty traffic into fixed rate traffic by averaging the data rate. It may drop packets if the bucket is full. अच्छा, सिंपल सी बात है. लीकी बकेट क्या करता है, आपकी बर्स्टी ट्रैफिक को फिक्स रेट पे ले आता है या कांस्टेंट रेट पे ले आता है, एवरेज कर देते. जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, जो 24 Mbps का बर्स्ट लगा था एक, और फिर 2 Mbps का बर्स्ट लगा था दूसरा, तो जो आपके 10 सेकंड में टोटल जो एवरेज रेट था दैट वाज 10 Mbps फॉर 10 Mbps था वो फॉर 10 सेकेंड्स. ठीक है, वो 10 सेकंड में आपका टोटल 30 Mbps लगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, उसी को उसमें मैंने शो भी किया था कि वही डेटा रेट ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ उन बर्स्ट को रिमूव करके हमने एवरेज पे या कांस्टेंट. Scheduling. Packets from different flows arrive at a switch or router for processing. A good scheduling technique treats the different flows in a fair manner. ठीक है, 3 techniques to improve the QoS यानी quality of service. First in first out यानी FIFO, priority queuing और weighted fair queuing. ठीक है, ये तीनों तरीके शेड्यूलिंग के लिए यूज़ होते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मैं आपको बता चुका हूँ, जो आप बस स्टॉप या बैंक के लाइन में जब कतार में खड़े होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. प्रायोरिटी क्यूइंग क्या है कि ये भी मैं बता चुका हूँ कि प्रायोरिटी क्यूइंग यानी प्रायोरिटी तय की जाएंगी कि जब
पहले प्रायोरिटी की क्यू खाली नहीं होगी तो अगली प्रायोरिटी क्यू पे नहीं जाएगा। वेटेड फेयर क्यू में ये क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखेगा वेट अलग-अलग क्यूज़ को देगा, फिर अकॉर्डिंग टू वेट token bucket. The leaky bucket is very restrictive. It does not credit an idle host. देखिए मैंने leaky bucket को बोल्ड किया हुआ है समझाने के लिए. For example, if a host is not sending for a while, its bucket becomes empty. If the host has bursty data, the leaky bucket allows only an average rate. ये important चीज़ है leaky bucket में. The time when the host was idle is not taken into account. देखें द टोकन बकेट फिर मैंने बोल्ड किया हुआ है. एल्गोरिथम्स अलाउ आइडल होस्ट टू एक्यूमुलेट क्रेडिट फॉर द फ्यूचर इन फॉर्म ऑफ टोकन. ये जो क्रेडिट है ना, ये बेसिकली टोकन बकेट की रूह है. आगे इसमें देखेंगे क्रेडिट का मतलब क्या है. फॉर ईच टिक of the clock the system sends n tokens. n can be any number. मैं पिछले इस केस में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आपके पास फिक्स्ड पैकेट्स हैं तो आप 3 रिमूव करते हैं तो वो नंबर 3 ही होगा. अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल पैकेट्स हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बिट्स या बाइट जो होगा वो n को डिफाइन करेगा कि आप कितने टिक ऑफ द क्लॉक के साथ कितना डेटा किस क्यू से कितना रिमूव करते हैं. ठीक है. For each tick of the clock, the system sends n token to the bucket. The system removes one token for every cell or byte of the data sent. The host can send bursty data as long as the bucket is not empty. देखिए इसमें सिर्फ जो रूल इसकी ये है कि मैं सिंपल बकेट की बात करूँगा. लीकी बकेट की देखिए ऊपर जो सब पे टॉप है, इसमें हमारे पास ये चीज़ नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं नहीं सेंड करना चाहता तो ये मुझे एक एवरेज रेट दे रहा है. यानी वो मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे एकदम बर्स्टी डेटा की ज़रूरत पड़ी तो ये बर्स्टी डेटा कभी अलाउ नहीं करेगा लीकी बकेट. ये चीज़ ज़रा पक्की दिमाग में बिठा दें. लीकी बकेट वॉन्ट अलाउ बर्स्टी डेटा. ठीक है, इवन इफ़ यू वांट. ठीक है. इसके मुकाबले में टोकन बकेट क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर टाइम कुछ सेकंड के लिए नहीं भेजता तो इसमें क्या होते हैं, टोकन आपके बकेट में जमा होते रहते हैं. जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है तो वो टोकन आप क्या यूज़ कर सकते हैं जब आपको बर्स्ट. Token bucket. The token bucket can easily be implemented with a counter. The token is initialized to 0. Each time a token is added, the counter is incremented by 1. Each time a unit of data is sent, the counter is decremented by 1. When the counter is 0, the host cannot send data. सिंपल सी बात है. जब कभी मैं टोकन बकेट की बात करूं, हर एक टिक ऑफ द क्लॉक के साथ आपका टोकन इंक्रीमेंट होगा. अब इंक्रीमेंट बाय 1 होगा. अब 1 पे मैं अगेन उस डिटेल में नहीं जाऊँगा कि पैकेट है, बाइट हैं, बिट्स हैं, लेकिन एक इंक्रीज़ होगा. ईच टाइम देखिए दूसरी ये तीसरा ईच टाइम a unit of data is sent, the counter is decremented by 1. देखिए वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है. जब भी आप डेटा सेंड करेंगे तो आपका डिक्रीमेंट होगा काउंटर. When the counter is 0, the host cannot send it. सिंपल सी बात है. अगर आपके बकेट में टोकन्स मौजूद नहीं हैं, यू कांट सेंड डेटा. देखें फिगर में भी दिया हुआ है, अराइवल है, डायमंड बना हुआ है. चेक किया जाएगा कि आपकी क्यू फुल है या नहीं है. अगर फुल है तो सिंपल सी बात है, आपको पता है. अगर नहीं है तो आपको क्यू में लग जाएगा. ऊपर आप देख सकते हैं हर एक टिक के साथ एक टोकन ऐड होता जा रहा है. आप उस वक्त तक डेटा सेंड कर सकते हैं जब तक आपके बकेट में टोकन हो. नोट द टोकन बकेट अलाउज बर्स्टी ट्रैफिक एट अ रेगुलेटेड मैक्सिमम रेट. देखें जो हमने टोकन इसमें रखे हुए हैं ये अलाउ करता है कि हम बर्स्टी डेटा भी इससे सेंड कर सकें. वजह क्योंकि आपके पास अगर टोकन होंगे, यू कैन यूज़ दोज टोकन
ये 2.5 इंटीग्रेटेड integrated services. Two models have been designed to provide quality of service in the internet: integrated services and differentiated services. We discuss the first two models. हम इन दो मॉडल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि किस में क्या क्या खूबियाँ हैं और हम कौन सा किस लिए यूज़ कर सकते हैं. टॉपिक्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन: सिग्नलिंग थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, फ्लो स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, एडमिशन कंट्रोल यानी एडमिशन या एडमिशन कंट्रोल, फिर सर्विस क्लासेस, आरएसवीपी और प्रॉब्लम्स विद इंटीग्रेटेड सर्विसेज. ठीक है, ये हम थोड़ा सा नोट. इंटीग्रेटेड सर्विसेज इज़ अ फ्लो बेस्ड QoS मॉडल डिज़ाइन फॉर आईपी. देखिए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो है ये बेसिकली फ्लो बेस्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस है जो बेसिकली आईपी के लिए signaling. IP is a connectionless datagram packet switching protocol. How can we implement a flow based model over a connectionless protocol? ये मेन क्वेश्चन है कि हम फ्लो बेस्ड मॉडल को एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल पे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. Solution. The solution is signaling protocol to run over IP that provides signaling mechanism for making a reservation. This is called resource reservation protocol, जिसको हम shortly RSVP कहते हैं. बेसिकली IP itself, मैं फिर बता रहा हूँ, IP itself जो है इसमें कोई सिग्नलिंग का मैकेनिज़्म नहीं है ताकि आप जब रास्ते से यानी पाथ से जाएं तो वहाँ पे आप रिज़र्वेशन कर सकें. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जब हम रिज़र्वेशन करते हैं तो हम एक ऊपर से एक और सिग्नलिंग प्रोटोकॉल ऑन टॉप ऑफ आईपी ले आते हैं ताकि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आप रिसोर्स RSVP. In the IntServ model, an application program needs resource reservation for the flow. This means if we want to use IntServ at IP level, we need to create a flow, a kind of virtual circuit network out of the IP, which was originally designed as datagram packet switch network. देखिए, बेसिकली अगर हमने IntServ, मैं फिर बता रहा हूँ, IntServ को इम्प्लीमेंट करना है तो हमने क्या करना है, हम एक वर्क देखिए, एक हमने एक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन हमने एक फ़्लो क्रिएट करनी है और उसके लिए हमें एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल चाहिए जो हम RSVP को यूज़ करते हैं ऑन टॉप ऑफ आईपी. मैं फिर एक्सप्लेन करूँ, ऑन टॉप ऑफ आईपी वी यूज़ RSVP विच इज़ सिग्नलिंग प्रोटोकॉल टू रिजर्व पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. A virtual circuit network needs a signaling system to set up the virtual connection, VC, virtual connection, before data traffic can start. The RSVP is a signaling protocol to help IP create a flow and consequently make a resource reservation. इसकी मैं बात कर चुका हूँ. RSVP एक सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है जो IP को हेल्प करता है कि वो फ्लो को क्रिएट करे और हर एक नोड पे जाए और उसको बताए कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. बाय डिफ़ॉल्ट मैं फिर बता रहा हूँ, आईपी में ये कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि आईपी डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, उसके पास सिग्नलिंग की कैपेबिलिटी नहीं है. RSVP हैज़ सेवरल टाइप्स ऑफ मैसेजेस. वी डिस्कस ओनली 2 ऑफ देम. RSVP में हमारे पास कई टाइप के मैसेजेस हैं, हम यहाँ पे सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे. कौन से 2 हैं? पाथ और रिजर्व, यानी जिसको हम RESVS को path messages. The receivers in a flow make reservation in RSVP. देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ.
यहाँ पे पाथ मैसेज की बात करूँ, रिसीवर फ्लो रिजर्वेशन बनाते हैं, सेंडर नहीं। रिसीवर जो है वो फ्लो की रिजर्वेशन बनाते हैं। However, the receiver do not know the path traveled by packet before the reservation is made. The path is needed for reservation. देखिए यहाँ पे रिसीवर को पता नहीं है कि किस तरह का मैंने पाथ और कहाँ कहाँ के लिए बनाना है। तो ये कैसे बनता है? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम RSVP यूज पाथ मैसेजेस। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए RSVP पाथ का मैसेज यूज करता है, यानी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। A path message travels from sender and reaches all receiver in multicast path. On the way, a path message stores necessary info for the receivers. A path message is sent in a multicast environment. A new message is created when the path diverges. सिंपल सी बात है। यहाँ पे चूँकि मैंने ऊपर बात की कि जो रिजर्वेशन है वो रिसीवर करता है, लेकिन RSVP पाथ मैसेज को यूज़ करते हुए फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर जाता है, और इन अ मल्टी कास्ट इन्वायरमेंट, यानी मल्टी कास्ट का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि वन टू मैनी बट टू अ स्पेशल ग्रुप, नॉट लाइक ब्रॉडकास्ट। जिस तरह मैं आप क्लास में बात करता हूँ दैट इज़ ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तो वो तमाम के पास जाती है। आपकी टिपिकल एग्जांपल ब्रॉडकास्ट की, आपके पास रेडियो है, ठीक है, या FM रेडियो हो, जो भी रेडियो है, या AM रेडियो हुआ, वो तमाम के पास जाता है। लेकिन जो मल्टीकास्ट है वो ब्रॉडकास्ट है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, ये पाथ मैसेजेस जाते हैं मल्टीकास्ट एनवायरनमेंट में। देखें आप फिगर में देख सकते हैं, S1 सिस्टम 1 ने पाथ का मैसेज सेंड किया, पहले राउटर के पास गया, उसने पहले ने फिर फॉरवर्ड किया। देखिए RC1 रिसीवर 1 के पास गया, पाथ का मैसेज, इसने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसको दी, ठीक है। फिर ये पाथ का मैसेज दूसरे राउटर पे गया, रिसीवर 2 को भी वो दिया पाथ, ठीक है। फिर RC3 के पास भी गया। देखिए ये क्या करता है, इसमें तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आपकी फ़्लो के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कितनी बैंडविड्थ चाहिए, आपको कितना बफर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसको जाएगा और हर एक रिसीवर के पास जाएगा। और RES messages यानी रिजर्व मैसेजेस, आफ्टर अ रिसीवर हैज़ रिसीव्ड अ पाथ मैसेज इट सेंड RESV मैसेज, यानी जब रिसीवर ने पाथ मैसेज सेंड किया, सेंडर क्या करते हैं, RESV रिजर्व मैसेज करता है। देखिए मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि रिसीवर जो है वो रिजर्वेशन करता है, सेंडर क्या करते हैं, पाथ मैसेज सेंड करते हैं। पाथ मैसेज भी मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द फ्लो को जो रिक्वायर्ड होती हैं वो साथ लेके चलता है। द RESV मैसेज ट्रेवल्स टूवर्ड्स द सेंडर यानी अपस्ट्रीम and makes a resource reservation on the router that support RSVP। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपस्ट्रीम जाता है। देखिए ये इसमें और पिछले स्लाइड में अगर डिफरेंस देखें तो ये बिल्कुल उलट आ रहा है। देखें पिछले में अगर देखें तो वहाँ पे पाथ मैसेज जा रहा था फ्रॉम S1 टू ऑल द नोड्स इन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन यहाँ पे चूँकि रिसीवर्स के पास आ गया तो RESV मैसेज, यानी चूँकि रिसीवर रिजर्वेशन कर रहे हैं तो ये अब इनकी तरफ से रिजर्वेशन मैसेज जा रहा है, ठीक है। इफ़ अ राउटर डज नॉट सपोर्ट RSVP ऑन द पाथ इट रूट्स द पैकेट बेस्ड ऑन द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मेथड। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक नोड RSVP को सपोर्ट करे या उसमें सपोर्ट हो। सपोज मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहा हूँ सपोर्ट नहीं है, तो क्या करेगा, बेस्ट एफर्ट। देखिए बेस्ट एफर्ट क्या है, यानी जो अवेलेबल reservation merging. In RSVP, the resources are not reserved for each receiver in a flow. The reservation is merged. In the following figure, RC3 यानी receiver 3 request a 2 Mbps bandwidth while the receiver 2 request only 1 Mbps bandwidth. Router R3 which needs to make bandwidth reservation
merges the two requests, the reservation is made for 2 Mbps because such a bandwidth reservation can handle both request. देखिए आपको फिगर से क्लियर है, मैं ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. यहाँ पे क्या है कि RC3 ने क्या किया, रिक्वेस्ट की 2 Mbps की बैंडविड्थ की, ठीक है, जबकि RC2 ने सिर्फ 1 Mbps की बैंडविड्थ की. इसी तरह राउटर 3 जो कि इन बिटवीन है, उसने क्या करनी है, बैंडविड्थ की रिजर्वेशन करनी है. बैंडविड्थ मर्जेस द टू रिक्वेस्ट, यानी देखें R3 पे, राउटर 3 पे रिसीवर 3 से भी आ रहा है और रिसीवर 2 से भी है. रिसीवर 3 से 2 Mbps आ रहा है और रिसीवर 1 से 1 Mbps आ रहा है. तो ये क्या करेगा, रिजर्वेशन को मर्ज करेगा. मर्ज में क्या करेगा, 2 Mbps को लेगा, क्योंकि ये हैंडल कर सकता है. क्योंकि 2 Mbps अगर ये रिजर्व करेगा तो 1 Mbps ऑलरेडी इसमें हैंडल हो जाएगा. बिकॉज सच ए बैंडविड्थ रिजर्वेशन कैन हैंडल बोथ रिक्वेस्ट, क्योंकि 2 Mbps ग्रेटर है तो 1 Mbps ये हैंडल कर लेगा. इसी तरह सो ऑन, जब यहाँ पे 2 Mbps की आ रही है, वहाँ की 3 Mbps की आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 Mbps की हायर साइड पे जाएगा, ताकि वो रिजर्वेशन जो छोटी रिजर्वेशन रिजर्वेशन स्टाइल्स. हमारे पास रिजर्वेशन की 3 स्टाइल्स हैं. वाइट कार्ड फिल्टर, जिसको हम शॉर्टली WF कहते हैं. फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे है फिक्स्ड फिल्टर, जिसको हम FF से रिप्रेजेंट करते हैं, और शेयर्ड एक्सप्लिसिट है. वाइट कार्ड फिल्टर, द राउटर क्रिएट्स अ सिंगल रिजर्वेशन फॉर ऑल सेंडर एंड द रिजर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट रिक्वेस्ट. ये जब हमने पिछली स्लाइड में बात की कि राउटर जो है रिजर्वेशन को मर्ज करता है और सिंगल एक रिक्वेस्ट को बनाता है, और वो कौन सी होगी, जो लार्जेस्ट होगी. आप अगर पिछले स्लाइड में एग्जांपल देख लें तो लार्जेस्ट को कर रहा है, तो जो छोटे हैं वो ऑलरेडी उसमें एकोमोडेट हो जाते हैं. दूसरे नंबर पे है फिक्स्ड फिल्टर यानी FF. द राउटर क्रिएट्स डिस्टिंक्ट रिजर्वेशन फॉर ईच फ्लो. डिस्टिंक्ट मीन्स अलहदा अलहदा एक एक रिजर्वेशन करता है, यानी हर एक अलहदा होगा. यानी ये इस तरह से नहीं है कि जिस तरह हम कंबाइन करते हैं, हर एक अलहदा होगा. फिर तीसरा है शेयर्ड एक्सप्लिसिट. द राउटर क्रिएट्स अ सिंगल रिजर्वेशन विच कैन बी शेयर्ड बाय सेट ऑफ फ्लोज. यानी ये तीसरा जो ये है, ये क्या करता है, एक सिंगल रिजर्वेशन बनाता है जो end serve problems. There are at least 2 problems with IntServe that may prevent its full implementation in the internet. कम से कम इसके 2 प्रॉब्लम हैं जो इसकी इंटरनेट में इम्प्लीमेंटेशन में फुल इम्प्लीमेंटेशन में अभी तक रुकावट है. पहली है स्केलेबिलिटी. द IntServe मॉडल रिक्वायर्स दैट ईच राउटर कीप इंफॉर्मेशन फॉर ईच फ्लो. यानी सीरियस प्रॉब्लम सिंस द इंटरनेट इज़ ग्रोइंग. मैंने आपको शुरू में कहा था कि IntServe जो है दैट इज़ फ्लो बेस्ड. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, IntServe इज़ फ्लो बेस्ड. यानी फ्लो बेस्ड का मतलब है कि फॉर ईच फ्लो इट विल रिजर्व पाथ ऑन ईच राउटर. सिंस इंटरनेट इज़ ग्रोइंग डे बाई डे, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इसको IntServe को इम्प्लीमेंट करें. मैं ये नहीं कहता कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि स्केलेबिलिटी इसमें नहीं है, तो आपके लिए देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल एग्जांपल लूँ, आपकी IST आज से 20 साल पहले नहीं थी, या 22 साल 22 साल पहले. तो अब क्या है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन खुल गई हैं जो अब इंटरनेट का हिस्सा हैं. तो इंटरनेट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, लेकिन IntServe में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो साथ साथ ग्रो करे. ठीक है, वो बेसिकली राउटर्स पे ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सर्विस टाइप लिमिटेशन. IntServe प्रोवाइड्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ सर्विसेज. IntServe हमें सिर्फ 2 टाइप की सर्विसेज देता है. पहले है गारंटीड एंड कंट्रोल लोड, यानी पहले गारंटीड है और दूसरा है कंट्रोल लोड. Those opposing this model argue that applications may need more than these 2 types of services.
देखिए इसमें सिर्फ दो ही सर्विसेज है, गारंटीड लोड और कंट्रोल लोड। लेकिन मैं आपको पता होगा कि हमारी ऐप्स को इन दोनों से कहीं पे ज़्यादा हमें चाहिए। देखें इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, अगर आपकी ऐप इन दो में एकोमोडेट हो जाती है, वेल एंड गुड। लास्ट डिफरेंशिएट डिफरेंशिएटेड सर्विसेज जिसको हम शॉर्टली डीएस कहते हैं या डिफ सर्व कहते हैं, कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, डीएस और डिफ सर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईईटीएफ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स टू हैंडल द शॉर्ट कमिंग ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विसेज। बेसिकली डिफरेंशिएटेड सर्विसेज को आईईटीएफ ने इंट्रोड्यूस किया ताकि जो इंट सर्व में जो कमियां हैं वो पूरी की जा सकें। टॉपिक्स DiffServ was introduced by IETF to handle the shortcomings of IntServ model. Two fundamental changes, इसमें दो फंडामेंटल बुनियादी चेंजेस की गई हैं। द मेन प्रोसेसिंग, ये जो थर्ड पॉइंट है, द मेन प्रोसेसिंग वाज मूव्ड फ्रॉम कोर ऑफ द नेटवर्क टू द एज। दिस सॉल्व्स द स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम। देखिए मैं पिछली एग्जांपल इंटसर्व की बात कर रहा हूँ। राउटर एक पे गया, रिज़र्व किया, दूसरे पे गया, रिज़र्व किया, तीसरे पे गया, रिज़र्व किया। तो चूँकि मैंने बताया कि हमारे पास इंटरनेट ग्रो कर रहा है, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आप हर एक फ़्लो के लिए अलहदा करते जाएं। ठीक है, तो वो स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम इसकी बड़ी मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने क्या किया, वो बजाय हम कोर पे रखे, मैं फिर एग्जांपल एक्सप्लेन करूँ, हम कोर पे नहीं डालते बल्कि एच पे डालते हैं। एच पे जब हम डालते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे एच पे कम्प्लेक्सिटी सॉल्व कर देते हैं और जो कोर है वो हमारे पास इस चीज़ से हट जाते हैं, यानी कोर पे आप कम्प्लेक्सिटी नहीं डालते, तो लिहाजा इसने स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। यानी हम जो है इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है, जो कैलकुलेशन जितनी भी है वो एच पे रखते हैं। एच पे का मतलब ये जो आपके साइड पे राउटर है। द पर फ्लो सर्विस इज चेंज टू पर क्लास सर्विस। इंट सर्व में पर फ्लो था, यहाँ पे क्या है, पर क्लास है। द राउटर रूट्स द पैकेट बेस्ड ऑन क्लास ऑफ सर्विस डिफाइंड इन द पैकेट, नॉट फ्लो। दिस सॉल्व सर्विस टाइप लिमिटेशन प्रॉब्लम। देखिए पिछले में था इंट सर्व में वो पर फ्लो बेस्ड था, ये क्या है, फ्लो बेस्ड नहीं, ये क्लास बेस्ड है। इसमें हम क्लासेस बनाते हैं। जब कोई पैकेट आएगा वो डिसाइड करेगा कि उसने किस क्लास में जाना है। वो हम क्या करते हैं, उसकी प्रायोरिटी चेक करते हैं और उसको देखते हैं कि उसे किस क्लास में डालना चाहिए, तो उस क्लास के मुताबिक हम उसको डील करते हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो सर्विस टाइप की लिमिटेशन थी, जो पिछले में मैंने कहा था दो ही थी, यहाँ पे वो भी सॉल्व हो गई, यानी आपने पर फ्लो को पर क्लास पे डाल दिया। ठीक है, नोट, डिफरेंशिएटेड सर्विसेज इज अ क्लास बेस्ड DS field, यानी differentiated services field. In diffserv, each packet contains a field called DS field. The value of this field is set at the boundary of the network by host or the first router designated as the boundary router. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि हम क्या करते हैं, कम्प्लेक्सिटी को बजाय कोर पे डालने के लिए हम इसको एच पे डाल लेते हैं। एच पे क्या है, एच पे वो राउटर जो आपके साथ घर में पड़ा हुआ है या जो आपकी करीबी राउटर है। तो लिहाजा आप रास्ते में बजाय कम्प्लेक्सिटी डालने के आप अपनी करीबी राउटर पे वो कम्प्लेक्सिटी डाल लेते हैं। द IETF proposes
proposes to replace the existing TOS, type of service field in IPv4 or the class field in IPv6 by the DS field as shown below. अगर आप IPv4 रिमाइंड करें जिसमें मैंने आपको TOS का थोड़ा सा जिक्र किया था, तो बेसिकली IETF प्रपोज करता है कि वो टाइप ऑफ सर्विस को आप यूज़ कर सकते हैं इसमें क्लासेस बनाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली इन IPv6 जो मैंने आपको नहीं पढ़ा है उसी में ये क्लास फील्ड यूज़ होती है, आप इसको DSCP के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये देखें, आपको एक डायग्राम में भी शो है DSCP, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। DSCP आपके पास 6 बिट का है और CU करंटली अनयूज, बेसिकली 2 बिट्स हमने छोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब है कि DSCP 6 बिट है और 2 बिट ये हैं, टोटल 8 बिट है जिसमें DSCP के 6 बिट हैं और 2 अनयूज्ड हैं, करंटली अनयूज्ड हैं। द DS फील्ड कंटेन्स 2 सब फील्ड DSCP, ये पहले इन डिफरेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट, ठीक है, दैट डिफाइंस पर हॉप बिहेवियर, जिसको हम शॉर्टली PHB कहते हैं। जैसे मैंने इन सर में कहा था कि पर फ्लो है, तो यहाँ पे क्या है, पर हॉप बिहेवियर है, यानी आप क्लास वाइज आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हाई प्रायोरिटी क्लास है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत क्रिटिकल पैकेट है जिसको जो डिले नहीं हो सकता, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को यानी TOS को चेक करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हाई क्लास में रख देते हैं, लो क्लास में, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी चूँकि ज़्यादा है, तो वो जो पैकेट जो क्रिटिकल हैं तो वो अकॉर्डिंगली अपने अपने traffic conditioner. To implement diffser, the DS node uses traffic conditioner. देखिए, अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है डिफसर, तो DS नोड में आपने क्या करना है, ट्रैफिक कंडीशनर यूज़ करना है। ट्रैफिक कंडीशनर क्या करते हैं, आगे आते हैं इस पर। मीटर्स, ये देखिए पूरा ट्रैफिक कंडीशनर है, देखें ये नीचे इसमें देखें, जिसमें मीटर है, मार्कर है, शेपर और ड्रॉपर भी है। ये पूरा जो ग्रे में आपको दिया गया है, दिस इज़ ट्रैफिक कंडीशनर, ठीक है। मीटर्स चेक टू सी इफ़ द इनकमिंग फ्लो मैचेस द नेगोशिएटेड ट्रैफिक प्रोफाइल। देखें फर्स्ट में ये चेक करेगा कि क्या जो इनकमिंग ट्रैफिक फ्लो आ रही है क्या वो नेगोशिएटेड ट्रैफिक प्रोफाइल से मैच कर रही है कि नहीं, पहले तो ये चेक किया जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं मार्कर्स, रीमार्क और डाउन मार्क पैकेट बेस्ड ऑन इन्फो रिसीव्ड फ्रॉम मीटर। देखिए ये देखें, इसकी एक डैश लाइन मीटर से भी आई है मार्कर के पास, तो ये इसका मतलब है कि इट आल्सो रिसीव्स इंफॉर्मेशन फॉर मीटर एज वेल। तो ये क्या करेगा, रीमार्क करेगा या डाउन मार्क करेगा। इन्फो रिसीव जो ये करेगा किस की तरफ से, मीटर की तरफ से। फिर तीसरे नंबर पे है शेपर्स, यूज द इन्फो रिसीव फ्रॉम मीटर टू रीशेप द ट्रैफिक इफ इट इज़ नॉट कंप्लायंट विद द नेगोशिएटेड प्रोफाइल। देखिए शेपर की बात हो रही है, देखिए शेपर और ड्रॉपर क्या करेंगे, ये क्या करेगा, रीशेप करेगा अगर वो कंप्लाइंट नहीं है। ये निगोशिएटेड का मतलब है कि जो मुआहदा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल ट्रैफिक कोई ख़ास है नहीं और वो क्लेम कर रहा है कि नहीं मैंने यहाँ पे जाना है, बहुत क्रिटिकल है, तो ये बेसिकली मीटर बताएगा कि नहीं इतना ये नहीं है इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने TOS में उसको सेट करना है। ये टाइप ऑफ सर्विस जो IPv4 की मैंने बात की। फिर साथ ड्रॉपर है जो एक ही उसमें ब्लॉक में है। डिस्कार्ड पैकेट इफ़ द फ्लो सीवियरली वायोलेट्स द नेगोशिएटेड प्रोफाइल। ड्रॉपर क्या करेगा, शेपर और ड्रॉपर एक ही ब्लॉक में है, अगर सपोज ऊपर में तो था ना कि सपोज नेगोशिएट प्रोफाइल नहीं है, वो हाई क्लेम कर रहा है और है लो, तो ये डाउन मार्क कर देगा, उसको दोबारा अपनी जगह पर ले आएगा। लेकिन सपोज अगर वो बहुत ही सीवियरली वायलेट कर देगा तो उसे क्या होगा, ड्रॉप कर देगा, पैकेट को ही सिरे से ड्रॉप कर देगा। लेकिन देखिए मैं आपको ये फिगर से बता रहा हूँ, इनपुट पे आया क्लासीफाई किया, क्लासीफाई बेस्ड ऑन कि किस तरह की ट्रैफिक है। ये बेसिकली क्या होता है, पैकेट में ना IPv4 में TOS की वैल्यू होती है, आप उसको सेट करते हैं। सेट किस जगह पे होती है, एज राउटर पे या एज नोड पर।
यहाँ पे सेट हुई, मीटर के पास गया, मीटर ने क्या कि जो अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, तो मीटर खुद जो है वो नेगोशिएट करता है, और मीटर के जो फिर मार्कर के पास हैं, शेपर और ड्रापर के पास आए, तो ये क्या करते हैं, खुद ही पैकेट्स को डिसाइड करते हैं कि कौन सा